तो जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका विज्ञान का एग्ज़ाम भाइयों 21 फरवरी को हो चुका है, 10th बोर्ड का। तो भाइयों मैं आज की इस वीडियो में आपको 10th का पेपर जो साइंस का है उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप सब अपने क्वेश्चनों का मिलान कर लीजिएगा, मतलब कि आंसरों का। और भाइयों अपने दोस्तों को भी इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि वो भी अपने आंसरों का मिलान कर लें। तो भाइयों चलते हैं, कोई देर करते हुए। सबसे पहले भाइयों आपको खंड ए सेक्शन ए में चलते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके एक एक नंबर के हैं। तो इनका हम आंसर देख लेते हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करती है? तो भाइयों कौन सी वो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करती है? थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर अग्नाशय? तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अग्नाशय। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? तो भाइयों कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेशमानिया, ऑप्शन नंबर ब। जो भी भाई इसको करके आया होगा उसको 1 नंबर पक्का हो जाएगा भाइयों। इसके अलावा बात कर लें तो पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? तो भाइयों जो पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया भाइयों कहाँ होती है? तो यह होती है भाइयों माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन नंबर बे भी इसका सही होने वाला है। जितने भी लोग इसका आंसर बै करके आए हैं उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की, जो कि आप सबको मैं दिखाने वाला हूँ। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो भाइयों 1, 2, 3 या फिर 4? तो भाइयों अलैंगिक जनन में केवल 1 जीव भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका है। तो भाइयों आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? अपमार्जक की, उपभोक्ता की, उत्पादक की या फिर द्वितीय उपभोक्ता की? तो भाइयों सूक्ष्म जीव भाइयों अपमार्जक का प्रमुख भूमिका निभा देते हैं। ठीक है भाइयों। पीड़कनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है? तो पीड़कनाशी की जो आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा है वो कहलाती है भाइयों जैव आवर्धन, ऑप्शन नंबर द। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के साथ अवयवी वर्णों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विक्षेपण, प्रकीर्णन, परावर्तन या फिर अपवर्तन? तो भाइयों जो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के साथ अवयवी वर्णों में विभाजन की प्रक्रिया होती है विक्षेपण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाइयों। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आप सबके सामने रहने वाला है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है भाइयों? तो व्यतिकरण, ध्रुवण, आंतरिक परावर्तन या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन? तो भाइयों जो तारे टिमटिमाते हैं वह क्रिया कहलाती है भाइयों इसका कारण क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर से। जितने भी लोग इसका सही आंसर करके आए हैं वो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। ठीक है भाइयों। बात करते हैं नेक्स्ट की, दो भौतिक राशियों a बराबर 3 ओम एवं b बराबर 7 गुणा 10⁻5 क्यों ओम मीटर के मान चालकों की लंबाई दुगुनी करने पर a व b के संगत मान क्रम से होंगे? तो भाइयों मैंने इसका सॉल्यूशन कर लिया है पहले ही, तो आपको मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बे इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। a बराबर 3 ओम, b बराबर 14 गुणा 10⁻5 ओम प्रति मीटर। ठीक है भाइयों। ऑप्शन नंबर बे जितना भी लोग करके आए हैं उसका आंसर यही हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो कि भाइयों बहुत ईजी आया था आपके सामने हिसाब से, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है भाइयों एम्पियर। ठीक है भाइयों। ऑप्शन नंबर से अगर भाइयों लोग अगर आप इसे भी गलत करके आए होंगे तो भाइयों आपकी हालत भाइयों बहुत ख़राब होगी इस हिसाब से। बात कर लेते हैं क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो भाइयों क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव, पश्चिम से पूर्व ध्रुव या फिर पूर्व से पश्चिम ध्रुव? तो भाइयों क्षण चुंबक की जो क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है भाइयों दक्षिण से उत्तरी ध्रुव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के लिए सही क्या है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, अंगूठा चालक पर बल की दिशा है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा है। तो भाइयों ये सभी सही हैं बिल्कुल, तीनों ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। ठीक है भाइयों। जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है इस प्रकार का, जैसे कि आपको पता होगा टीचर ने, इस प्रकार का फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। बिना बुझा हुआ चूना भाइयों आपको पढ़ना होगा अपने, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है भाइयों, बिना बुझा चूना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, Fe+H2O मेक्स Fe3O4+H2। उपरोक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा। तो भाइयों Fe का इसमें गुणांक होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 3। Fe का गुणांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर से 3। ठीक है भाइयों, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस प्रस्तुत करने वाली धातु है। तो भाइयों कौन सी गैस है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस बनाती है। तो करेक्ट आंसर होने वाला है सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाइयों, सोडियम। अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम क्या है। तो भाइयों अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम इसमें से क्या है, ए बे से दे में से आप क्या करके आए हैं, जल्दी जल्दी बता दिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी बता देना कि आपके कितने आंसर करेक्ट गए हैं और आपका क्या नेक्स्ट पेपर होने वाला है, जिस हिसाब से मैं आपको एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जो कि आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उस हिसाब से आपको एक वीडियो बना दूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख लेना। तो भाइयों अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम है ऑप्शन नंबर बे। ठीक है भाइयों, ये ऐसा आंसर होने वाला है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो कि आपका रहने वाला है पहले का 17वें नंबर का क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है। तो भाइयों जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसको आपको बताया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होना है ये COOH वाला, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह होता है, ये कार्बोक्सिलिक समूह का अपकरण समूह कहलाता है, ये वाला ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भाइयों जो कि आपको पहले पता होगा, सबसे नंबर पहले पे 1 आता है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हो जाएगी ए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाइयों, अब बात कर लेते हैं भाइयों रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में, जो कि ये भी आपके 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले है जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। तो भाइयों ये कहलाते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है भाइयों, जैव प्रक्रम। अगर ये भाइयों आप करके आए होंगे तो आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है, जैव प्रक्रम। ठीक है भाइयों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमीबा अंगुली रूपी प्रवर्ध से भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर डैश बनाते हैं। तो भाइयों वो क्या बनाते हैं, तो करेक्ट आंसर होने वाला है भोजन रिक्तिका। ठीक है भाइयों, भोजन रिक्तिका बनाते हैं, ऑप्शन नंबर मतलब कि भोजन रिक्तिका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, लक्षणों की वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन, लक्षणों के जो नियम दिए गए थे भाइयों किसने दिए थे। तो करेक्ट आंसर होने वाला है मेंडल ने, जो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। ठीक है भाइयों, तो मेंडल हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है भाइयों, लैंगिक जनन में संतति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मतलब कि लैंगिक जनन में संतति में गुणसूत्रों की संख्या डैश बनी रहती है। तो करेक्ट आंसर होने वाला है 46, मतलब कि 46। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जलीय विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणात्मक सूत्र कौन सा है। तो भाइयों जो HCl को अगर हम तोड़ेंगे तो इसका बनेगा H+Cl-। तो भाइयों करेक्ट आंसर हो जाएगा Cl-, जो कि ऋणायन है, Cl-। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, नेटल में डैश की उपस्थिति के कारण हम नेटल के डंक से दर्द और जलन का अनुभव करते हैं, मतलब कि जो हमें नेटल ये डंक मारते हैं तो किसके कारण, कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण हमें दर्द महसूस होता है। तो आंसर हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल। ठीक है भाइयों, मैथेनोइक अम्ल। तो भाइयों रिक्त स्थानों की पूर्ति मैंने हमने कर दी है, तो जितने आपके करेक्ट आंसर गए हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जो भी ये भी आपके 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। अगर आप इन्हें अब तक के क्वेश्चन में ये सही कर दिए तो आपका पेपर वैसे ही पास होने वाला है, क्योंकि आपके 12, 18 और 6, 24 आंसर तो यही हो गए भाइयों 1-1 नंबर के। ठीक है भाइयों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, अति लघुत्मक प्रश्न जिन्हें उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है आपको, ये भी आपके 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन को नियंत्रित करता है। तो भाइयों मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो जो कि रक्तदाब और लार आना तथा वमन को नियंत्रित करता है। तो भाइयों जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या आंसर था इसका, और मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर था भाइयों मेडुला ओलेगेंटा। ठीक है भाइयों, मेडुला ओलेगेंटा इसका करेक्ट आंसर होने वाला था। ठीक है भाइयों, पहले का
वो मस्तिष्क का मेडुला ओब्लांगेटा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो ये है पादपों में कौन सा हार्मोन है, तो वो हार्मोन है भाइयों साइटोकाइनिन। ठीक है भाइयों, साइटोकाइनिन, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साइटोकाइनिन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, दो अलग अलग लक्षणों की वंशानुक्रम F2PD लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। तो भाइयों वो अनुपात होने वाला है आपका 9:3:3:1। ठीक है भाइयों, ये आपका रहने वाला है करेक्ट आंसर। ठीक है भाइयों, जो भी लोग ये करके आए हैं उसका 1 नंबर पक्का होने वाला है इस क्वेश्चन में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक लंबे व एक बौने पौधे में संकरण करवाने पर F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? तो भाइयों जब हम एक लंबे व एक बौने पौधे में संकरण करवाएंगे तो F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? तो भाइयों इसमें आपको लिखना था सभी पौधे लंबे होते हैं। ठीक है भाइयों, इसका लक्षण ये दिखेगा, F1PD में सभी पौधे लंबे होते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला था। इसके अलावा बात कर लें तो वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है? तो भाइयों वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है? तो भाइयों ओजोन परत है जो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती हैं, जो कि बहुत ही हमारे स्किन के लिए, त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। इसलिए भाइयों जो वायुमंडल में ओजोन परत है वो आवश्यक होती है। ठीक है भाइयों, ये आपको इसमें लिखना था। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए भाइयों आपने इसकी परिभाषा क्या लिखी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या परिभाषा है वक्रता केंद्र की। ठीक है भाइयों, तो भाई जो वक्रता केंद्र होता है वह परावर्त अपवर्तन के, जिसमें खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण केंद्र होता है, जिसे सी से सामान्यतः सी से परिभाषित करते हैं। ये आपकी इसमें परिभाषा हो जाएगी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को। ठीक है भाइयों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो भाइयों लेंस की जो प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, उसकी फोकस दूरी लेंस की क्षमता को प्रदर्शित करती है। इसका सूत्र होता है भाइयों P = 1/+ ये वाला। ठीक है भाइयों, ये भी आपको ध्यान में रखना था, ये इसका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट की, जो कि आप सबके सामने रहने वाला है, विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक क्या होता है? तो भाइयों जो विद्युत चुंबक होता है यह एक अस्थायी प्रकार का चुंबक होता है, जिसे विद्युत धारा में या फिर तार में जो प्रवाहित करने के लिए जो गुण पाया जाता है वह विद्युत चुंबकीय के कारण ही होता है। ऐसा आपको लिखना था इसमें, तो भाइयों जिससे आपको 1 नंबर मिल जाता है इससे। ठीक है भाइयों, अब बताइए भाइयों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाइयों आगे के जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, क्योंकि भाइयों ये सभी इसके कारण वीडियो बहुत ही बड़ी बनने वाली है। लेकिन आप सब बता दें कमेंट में कि अगला पेपर आपका किस चीज़ का होने वाला है, मैथ का या फिर संस्कृत का, तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना दूंगा उस पेपर के हिसाब से, जो कि आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। मैं उनका रिवीजन आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपके एग्ज़ाम में कुछ नंबरों का मुनाफा आप हमारी वीडियो के माध्यम से ले पाएँ। ठीक है भाइयों, धन्यवाद।